हेलो फ्रेंड्स। हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का पहला क्वेश्चन, अबू बकर कूफ़ी। अबू बकर कूफ़ी के द्वारा चचनामा का दूसरा नाम है फतेहनामा का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किसके समय किया गया? अबू बकर कूफ़ी, तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि चचनामा या फतेहनामा का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अबू बकर कूफ़ी किसके द्वारा किया गया? अबू बकर कूफ़ी। तो ये पूछा गया कि अनुवाद किसके समय होता है फ़ारसी भाषा में। अगर हम चचनामा की बात करें ये मूलतः कौन सी भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। चचनामा अथवा फतेहनामा ये अरबी भाषा में लिखा गया है और इसमें हमें किस बात की जानकारी मिलती है? यानी अरब आक्रमणकारियों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम सिंध विजय की बात करें 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल आक्रमणकारी था और इसने सिंध के राजा दाहिर या दारा को पराजित किया था। तो एक तो जो चचनामा या फतेहनामा है इससे हमें सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है और ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखित है। ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखित है और इसके बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसकी जो रचना है, इसकी रचना मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इसी पुस्तक से हमें ये वर्णन मिलता है कि खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। मोहम्मद बिन कासिम इसको मृत्युदंड की सज़ा दे दी थी। ये भी जानकारी मिलती है। तो कुछ बेसिक जानकारियाँ थी, उन जानकारियों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि इसका फ़ारसी में अनुवाद किसके समय हुआ है? फ़ारसी में जो अनुवाद है वो किसके समय हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा और मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा के समय इसका कौन सी भाषा में अनुवाद होता है? फ़ारसी में। और मूल रूप से ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मीर मोहम्मद मासूम ने या के द्वारा रचित तारीख़ ए सिंध अथवा तारीख़ ए मासूमी विद्वान है। विद्वान का नाम क्या है? मीर मोहम्मद मासूम। इसके द्वारा रचित तारीख़ ए सिंध अथवा तारीख़ ए मासूमी में किस प्रांत की विस्तृत जानकारी मिलती है? सिंध, मुल्तान, दिल्ली और लाहौर। तो इसका सही जवाब तो होगा सिंध। इसका सही जवाब क्या होगा? सिंध होगा। और इस पुस्तक की यदि हम बात करें, इस पुस्तक में अरब लोगों की सिंध विजय से लेकर अकबर के सिंध विजय अभियान तक की जानकारी मिलती है। अकबर के
सिंध विजय तक की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो किताब है ये कौन से प्रांत की विस्तृत जानकारी देती है? सिंध की। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, तारीख ए यामिनी अथवा किताब उल यामिनी, तारीख ए यामिनी अथवा किताब उल यामिनी का लेखक, यानी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तारीख ए यामिनी या किताब उल यामिनी का लेखक जिसने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया है और इस पुस्तक में महमूद गजनवी के 1020 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी के समय का, यानी 1020 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है। अब इसमें पूछा गया है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का वर्णन किया गया, लेकिन वह भारत नहीं आया था। यानी इस पुस्तक में वर्णन तो मिलता है, तो विद्वान कौन था जिसने इस पुस्तक की रचना की, लेकिन वो कभी भारत नहीं आया। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्बी। सही जवाब क्या होगा? उत्बी। तो इससे हमें महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन तो मिलता है, लेकिन वह भारत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है? कौन सा ग्रंथ दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास? ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी की बात करें, ये बर्ने की पुस्तक है। इसकी रचना किसने की है? जियाउद्दीन बर्ने ने। एक है तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक भी कौन हैं? बर्नी है। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। तो ताज उल मासिर, इसका सही जवाब क्या होगा? ताज उल मासिर। जो ताज उल मासिर है ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। ताज उल मासिर ये प्रथम इतिहास है और इसका लेखक कौन है? हसन निजामी। इसका लेखक कौन है? हसन निजामी। तो हसन निजामी को प्रथम इतिहासकार माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। हसन निजामी को प्रथम सरकारी इतिहासकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा ताज उल मासिर। अगला क्वेश्चन है, ताज उल मासिर ग्रंथ से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ताज उल मासिर ये जो ग्रंथ है इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें इस ग्रंथ का लेखक सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, पूरा नाम है इसका सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, निसापुर का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये? निसापुर का, यानी ये निसापुर खुरासान में स्थित है, मध्य एशिया। खुरासान मध्य एशिया। तो ये बात तो सही है। यह पुस्तक अरबी और फ़ारसी भाषाओं का अनूठा मिश्रण है, ये बात भी सही है। ये अरबी और फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। अगर हम हसन निजामी की बात करें, ये जो हसन निजामी था ये मंगोल आक्रमण के समय, मंगोल आक्रमण के समय ये भागकर भारत आ गया था। भारत आ गया
मंगोल आक्रमण के समय ये भारत आया और कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ नौकरी कर ली थी इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास इन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया था, नौकरी करना इसने शुरू कर दिया था और ऐबक की आज्ञा पर ही इसने ताज उल मासिर को लिखना शुरू किया था। ध्यान रखना है, ये जो ताज उल मासिर है ऐबक की आज्ञा पर, कौन से पुस्तक की रचना या कौन से ग्रंथ की रचना शुरू की इन्होंने? ताज उल मासिर, इस ग्रंथ की रचना शुरू की थी। लेकिन ये जो पुस्तक है ये इल्तुतमिश के समय पूर्ण होती है। इसकी समाप्ति कब होती है? इल्तुतमिश के समय। ये पुस्तक इल्तुतमिश के समय पूरी होती है। तो शुरुआत किसके समय है? शुरुआत ऐबक के समय। और ये मूल रूप से तो अरबी में ले है, मूल रूप से ये अरबी भाषा में है, लेकिन इसमें फ़ारसी का भी उल्लेख है। तो अरबी और फ़ारसी भाषाओं का अनूठा मिश्रण है, ये सही बात है। हसन निजामी के अनुसार दिरहम व दिनार नामक सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। हसन निजामी के अनुसार दिरहम व दिनार नामक सिक्के इल्तुतमिश ने नहीं, ऐबक ने चलाए थे। ये सिक्के किसने चलाए थे? ऐबक। किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? किसके अनुसार बात कर रहे हैं? हसन निजामी के अनुसार। हसन निजामी ने क्या लिखा है कि दिरहम व दिनार नामक सिक्के ऐबक ने चलाए थे, इल्तुतमिश ने नहीं चलाए थे। तो हमारा उत्तर तो सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, इस ग्रंथ में 1191 से 1217 ईस्वी तक की भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बात भी सही है, इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और मुख्य रूप से बात करें, मुख्यतः इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी मिलती है, मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन के अलावा इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद, इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया है? इलियट और डाउनसन के द्वारा। इलियट डाउसन, इलियट और डाउसन के द्वारा इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी, पुस्तक का नाम क्या है? तबकात ए नासिरी पुस्तक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नया क्वेश्चन है। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी पुस्तक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस सिराज ने 13वीं शताब्दी में फारसी भाषा में इसकी रचना की है। ये बात सही है। मिनहाज, तो तबकात-ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन हो गए? मिनहाज उस सिराज। उन्होंने 13वीं शताब्दी में फारसी भाषा में पुस्तक लिखी, सही बात है। नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण इसी ग्रंथ में मिलता है। नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है, ये बात भी सही है। 23 अध्याय या तबके में विभाजित इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत का काल कर्मिक क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यानी एक क्वेश्चन इसमें ये क्लियर हो गया कि ये कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? 23 अध्यायों में विभाजित है। ये 23 अध्यायों में विभाजित है और इसमें दिल्ली सल्तनत का काल कर्मिक क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, विवरण मिलता है। और इस पुस्तक में 1227 से 1255 ईस्वी तक का इतिहास है। 1227 से 1255 नहीं, 1260 ईस्वी तक का इतिहास है। इस पुस्तक में 1227 से लेकर के 1255 तक नहीं, 1260 ईस्वी तक का उल्लेख मिलता है। इतना हमें ध्यान रखना है। तो तबकात-ए नासिरी मिनहाजुस सिराज ने 13वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखा। नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विवरण मिलता है।
ये 23 अध्याय या तबके में विभाजित है और इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत का काल क्रमिक क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, क्योंकि 1227 से 1260 तक का इतिहास हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनहाज उस सिराज से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मिनहाज उस सिराज, अभी हमने बात की, मिनहाज उस सिराज ने कौन सी किताब लिखी है? तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। अब इससे संबंधित पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। उसका जन्म 1193 ईस्वी में मध्य एशिया के कुलीन परिवार में हुआ। यानी मिनहाज उस सिराज का जन्म 1193 में मध्य एशिया के कुलीन परिवार में हुआ, ये सही बात है। मातृपक्ष की ओर से वह महमूद गजनवी के राज परिवार से संबंधित था। मातृपक्ष की ओर से वह महमूद गजनवी के राज परिवार से संबंधित था, ये बात भी सही है। तीसरा है, इल्तुतमिश ने उसे फिरोजी मदरसा में शिक्षक नियुक्त किया। और एक है इल्तुतमिश के 1231 ईस्वी के ग्वालियर अभियान में वह उसके साथ था, ये बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो 1193 में मध्य एशिया के कुलीन परिवार में पैदा होता है, मातृपक्ष की ओर से महमूद गजनवी के राज परिवार से संबंधित था और इल्तुतमिश के 1231 ईस्वी के ग्वालियर अभियान में उसके साथ था। महत्वपूर्ण बात है ये, यानी कौन सा इतिहासकार विद्वान ग्वालियर इल्तुतमिश के ग्वालियर अभियान में उसके साथ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। तो इल्तुतमिश ने उसे फिरोजी मदरसा में शिक्षक नियुक्त किया था, ये गलत है, क्योंकि इसे फिरोजी मदरसा में शिक्षक नियुक्त करने वाला कौन था? नसीरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा ने इसे आपका जो फिरोजी मदरसा है उसमें शिक्षक नियुक्त किया था, क्योंकि ये भी मंगोलों की अस्थिरता के कारण भारत आ जाता है, मंगोलों की अस्थिरता के कारण ये भारत आता है। और इल्तुतमिश ने जब कुबाचा को पराजित कर दिया तो वह इल्तुतमिश के साथ आ जाता है। कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा इसको पराजित कर देता है इल्तुतमिश, उसके बाद ये इल्तुतमिश के साथ भारत आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने किसे अपने सैनिकों को तज़किरा सुनाने के लिए साथ ले गया था? यानी इल्तुतमिश ग्वालियर, अभी हमने बात की, इल्तुतमिश का ग्वालियर अभियान कब होता है? 1231। और इस अभियान की यदि हम बात करें, इस अभियान के बाद ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवा देता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने किसे सैनिकों को तज़किरा सुनाने के लिए अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया था, अपने साथ लेकर गया था? तो सही जवाब तो हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। सही जवाब क्या होगा? मिनहाज उस सिराज। तो तज़किरा क्या होता है इसके बारे में देखिए। तज़किरा क्या होता है? यानी युद्ध के दौरान या युद्ध के समय जो मुस्लिम सैनिक होते थे, मुस्लिम सैनिक युद्ध के दौरान मुस्लिम सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उत्साह और साहस, उत्साह और साहस बढ़ाने के लिए वीरतापूर्वक कहानियाँ सुनाई जाती थी। मुस्लिम सैनिकों को वीरतापूर्वक कहानियाँ सुनाई जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? तज़किरा कहा जाता था। ध्यान रखना है, यानी युद्ध के समय मुस्लिम सैनिकों में जोश उत्पन्न करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, साहस उत्पन्न करने के लिए मुस्लिम योद्धाओं से संबंधित जो वीरतापूर्वक कहानियाँ सुनाई जाती थी उसे तज़किरा कहा जाता था। इसके बाद देखिए, अगर हम इस ग्वालियर अभियान की बात करें, ग्वालियर विजय के बाद इसे काजी भी नियुक्त किया गया था।
इल्तुतमिश के द्वारा इसे ग्वालियर की मस्जिद का ही क्या नियुक्त कर दिया गया था, काजी। ग्वालियर मस्जिद का काजी नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें, ये नासिरुद्दीन महमूद, क्योंकि इनकी जो किताब है तबकाते नासिरी, ये इसी को समर्पित है। इसमें इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है, हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। यानी नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताता है। ये पुस्तक इसी को समर्पित है और नासिरुद्दीन महमूद ने इसे दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था। दिल्ली का मुख्य काजी, इसे दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तबकाते नासिरी में किस सुल्तान के विषय में लिखा गया है। तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज, यानी इस पुस्तक में किस सुल्तान के विषय में लिखा गया कि कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। तो इसमें पूछा गया कि ये जो वाक्य है ये किस शासक के बारे में तबकाते नासिरी में मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। मिनहाज उस सिराज में लिखा है। तो इसका सही जवाब तो होगा इल्तुतमिश। सही जवाब तो क्या होगा, इल्तुतमिश। यदि हम रजिया सुल्तान की बात करें, रजिया सुल्तान ने इसे दिल्ली में जो नासिरिया मदरसा है, दिल्ली में नासिरिया मदरसा, दिल्ली में जो नासिरिया मदरसा है उस मदरसा में प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। रजिया ने इसे दिल्ली के नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। इसके बाद यदि हम बात करें, ऑप्शन है आपके सामने बलवन। ऑप्शन क्या है, बलवन। तो बलवन बलवन की यदि हम बात करें, बलवन के समय ये काजी उल कुजात था। बलवन के समय काजी उल कुजात, यानी इसे काजी का पद दिया गया था और बलवन के समय ही इसका देहांत होता है। बलवन के समय ही इसका देहांत हो जाता है। तो इल्तुतमिश के बारे में इसने बातें कही हैं और नासिरुद्दीन महमूद को ये दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताता है। नासिरुद्दीन महमूद को इसने दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है। तो ये वाक्य किसके बारे में कहा गया है, इल्तुतमिश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनहाज उस सिराज दिल्ली के किस सुल्तान का दरबारी कवि था। मिनहाज उस सिराज किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन देखिए, रजिया सुल्तान। रजिया के बारे में अभी हमने बात की, इसे नासिरिया मदरसा में प्रधानाचार्य नियुक्त करती है। नासिरिया मदरसा जो दिल्ली में स्थित है उसे यहाँ का प्रधानाचार्य नियुक्त करती है। और रजिया के बाद शासक बनता है बहराम शाह। बहराम शाह ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था। बहराम शाह ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया था। नसीरुद्दीन महमूद, उत्तर क्या होगा इसका, नसीरुद्दीन महमूद, ये इसका दरबारी कवि था। अभी हमने चर्चा की, इनकी जो पुस्तक है तबकाते नासिरी वो नसीरुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने अल बरूनी की रचना। अब हम अल बरूनी से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। अल बरूनी, किस विद्वान ने अल बरूनी की रचना।
तो अल बरूनी की रचना का नाम क्या है? किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद। अल बरूनी की जो रचना है उसका नाम है किताब उल हिंद और इसका दूसरा नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद या तहकीक ए हिंद, ये किसकी रचना है? अल बरूनी की। तो किस विद्वान ने अल बरूनी की रचना तहकीक ए हिंद, और ये भी ध्यान रखना है ये जो रचना है ये मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। अल बरूनी की रचना मूलतः कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। तो किताब उल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ है वो देखिए, अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। अल बरूनी यानी किताब का अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो किस नाम से है? अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से। किसने इसका अनुवाद किया है? अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया है? रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा तो इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करता है। इस पुस्तक का हिंदी भाषा में अनुवाद तो किसने किया है? रजनीकांत शर्मा ने। और स्मिथ, अबू बकर कूफ़ी और एडवर्ड सचाऊ, इसका सही जवाब होगा एडवर्ड सचाऊ। अबू बकर कूफ़ी की यदि हम बात करें, ये चचनामा का फ़ारसी में अनुवाद करता है। ये कौन सी पुस्तक का फ़ारसी में अनुवाद करता है? चचनामा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड सचाऊ। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक या इस पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अल बरूनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अल बरूनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? महमूद गजनवी के समकालीन उसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। इसका जन्म 973 ईस्वी में कहाँ होता है? खीवा यानी मध्य एशिया। मध्य एशिया, खीवा जो मध्य एशिया में है, और उस समय ये क्या कहलाता था? ख्वारिज़्म कहलाता था। खीवा किस नाम से जाना जाता था? ख्वारिज़्म के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ इसका जन्म होता है। उसकी रचना तहकीक ए हिंद में 80 अध्याय हैं जो मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई है। अभी इन दोनों की हमने चर्चा कर ली है। किताब उल हिंद को 13वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 13वीं सदी का नहीं, इसे 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 13वीं सदी का नहीं, 11वीं सदी का। और पुराणों का अध्ययन करने वाला वो पहला मुसलमान था। ये बात भी सही है, तो ये गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। एक तो महमूद गजनवी, इनका जन्म 973 को कहाँ होता है? खीवा यानी मध्य एशिया ख्वारिज़्म में होता है। उनकी रचना तहकीक ए हिंद में 80 अध्याय हैं जो मूलतः अरबी भाषा में है। किताब उल हिंद को 13वीं सदी के भारत का दर्पण नहीं, 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। अब ये जो अल बरूनी है ये पंजाब में आकर के स्थायी रूप से बस जाता है। पंजाब में स्थायी रूप से बस गया और इन्होंने बनारस में रहकर कौन सी भाषा का अध्ययन किया था या कौन सी भाषा सीखी थी? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा सीखी थी? संस्कृत भाषा सीखी। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आता है। भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। एक वाक्य है, भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, उनके जैसा कोई राजा नहीं है और उनके जैसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। तो ये कथन किसका है? ये कथन तो किसका है? अल बरूनी का। कथन किसका है? अल बरूनी का। अगर हम अल बरूनी की बात करें, ये भारत में सती प्रथा का भी उल्लेख करता है। इसने
देखिए, तो इसका सही जवाब तो क्या होगा, अल बरूनी। अगर हम अल बरूनी की बात करें, अल बरूनी ने भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख किया है। भारत में जाति व्यवस्था का, यानी कठोर जाति व्यवस्था थी, इसका उल्लेख किया है। और इनके अनुसार भारत में अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे। अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे। और इसने यहाँ तक लिखा है कि विधवा महिलाओं का मुंडन कर दिया जाता था। विधवा महिलाओं का मुंडन कर दिया जाता था। और इसने शूद्रों की लंबी सूची बताई है। शूद्रों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। शूद्रों के बारे में वर्णन किया है। इसी प्रकार इसने क्या कहा है कि भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। तो ध्यान रखना है, ये अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किस स्थान पर किया था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, सीधा सा जवाब होगा बनारस में। इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन कहाँ किया था? बनारस में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया है। सही बात है, यानी सही नहीं है वो पूछा गया है। भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया है। भारत में वैष्णव संप्रदाय को अधिक लोकप्रिय बताया। अल बरूनी ने सती प्रथा का उल्लेख किया, भारत में वैष्णव संप्रदाय को अधिक लोकप्रिय बताया। और ये 1018-19 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 1018-19 में महमूद गजनवी के साथ भारत आता है, ये बात भी सही है। उसने 16 प्रकार के चांडालों का, चांडाल यानी जिन्हें अंतज्य कहा जाता था, चांडालों को क्या कहा जाता था? अंतज्य। जैसे चांडालों का वर्णन करेगा प्राचीन भारत में फाहियान। फाहियान कहता था कि चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, जब ये गांव में प्रवेश करते थे तो ढोल बजाए जाते थे। तो 16 प्रकार के चांडालों का उल्लेख नहीं करता है, 8 प्रकार के चांडालों का उल्लेख करता है। और 16 तो इसने भारत में जातियां बताई हैं। भारत में इसने कितनी जातियां बताई हैं? 16 जातियां बताई हैं। ध्यान रखना है, भारत में इसने कुल कितनी जातियां बताई हैं? 16 जातियां। अगर हम अल बरूनी के बारे में बात करें, अल बरूनी ने एक किताब और लिखी थी जिसका नाम था कानून उल मसूदी। कानून उल मसूदी एक पुस्तक और लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम क्या है? कानून उल मसूदी। और इसमें भारत के ज्योतिष का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। भारत के ज्योतिष का इसमें विस्तार किया गया है। इसी प्रकार अगर हम अल बरूनी की बात करें, अल बरूनी ने भारत के महान ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त की रचना है। व्रत संहिता, ये वराहमिहिर की रचना है। और सांख्य, कपिल का सांख्य, कपिल मुनि का सांख्य। और पतंजलि का योग दर्शन, इनका भी इनके द्वारा अध्ययन किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं अपन। पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक साइड में किताबें दे रखी हैं, एक साइड में उनके लेखक दे रखे हैं। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, तो इसका लेखक कौन है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज
उस सिराज। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है फ़वायद उल फ़वाद अमीर हसन देहलवी, सही बात है। फुतुह उस सलातीन मलिक इसामी, ये भी सही है। आदाब उल हर्ब फ़क्र ए मुदव्विर, आदाब उल हरब फ़क्र ए मुदव्विर, ये बात भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तबकात नासिरी किसने लिखी है? मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क ने कौन सी किताब लिखी? इंसा ए मेहरू, इंसा ए मेहरू, इनके द्वारा कौन सी किताब की रचना की गई है? इंसा ए मेहरू। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।